डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बिजनेस इकोनॉमिक्स में विभिन्न लागतों के चैप्टर में विभिन्न लागतों के आपसी संबंध के बारे में वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये बताएंगे कि लागतें आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे होती है, अल्पकालीन लागतों का किस प्रकार से होता है, दीर्घकालीन लागतें किस प्रकार से निर्धारण होती है, एवरेज कॉस्ट यू आकार की क्यों होती है। ये सारा विश्लेषण आज के वीडियो में देखेंगे और लागतों का आपस में इंटर रिलेशन समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं औसत लागत वक्र जो होता है एवरेज कॉस्ट वाला। वो एवरेज कॉस्ट ऑलवेज यू आकार का होता है और यू आकार का क्यों होता है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट जो होती है वो ऑलवेज एक बिंदु से नीचे की ओर आती है, यहाँ पर न्यूनतम होने के बाद में वापस ये ऊपर की ओर चढ़ती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एवरेज कॉस्ट हमेशा यू आकार की होती है। हमें यह जवाब देना है कि ये यू आकार की क्यों होती है। तो होता क्या है कि जब कभी भी टोटल कॉस्ट में इकाइयों का हम भाग लगाएंगे तब एवरेज कॉस्ट निकलती है। तो टोटल इकाइयों में जब इकाइयों का भाग लगाएंगे तो प्रारंभ में जो हम भाग लगाना शुरू करेंगे तो वो एक पॉइंट तक नीचे आएगी और नीचे आने के बाद में जब इकाइयां बढ़ जाएगी और कॉस्ट उससे ज़्यादा गति से बढ़ेगी तो यू आकार की एवरेज कॉस्ट निकलेगी। हमने इसको लिख के समझाया है। ऐसी वक्र यू आकार के होने का महत्वपूर्ण कार्य फर्म को आंतरिक बचतों को प्राप्त होना है। आंतरिक बचतें इंटरनल कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। इंटरनल कॉस्टिंग ज़्यादा होने के साथ साथ इंटरनल सेविंग भी ज़्यादा होती है। तो शुरू में जब उत्पादन बढ़ता है तो आंतरिक बचतों के उपलब्ध होने के कारण औसत लागत वक्र नीचे गिरता है। इनिशियल स्टेज पे तो नीचे गिरेगा, अर्थात फर्म को प्राप्त होने वाली बचतें उसकी प्रति इकाई औसत लागत को कम कर देती है। और इन बचतों को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। ये भी कौन कौन सी बचतें होती है परीक्षा में पूछी भी जाती है। तकनीकी बचतें क्या होती है, आंतरिक बचतें क्या होती है, बाह्य बचतें क्या होती है। तो कुछ टेक्निकल बचतें होती है जो अच्छी मशीनों को यूज़ में लेके, अच्छी तकनीक को काम में लेके बचत प्राप्त की जा सकती है। अच्छी मशीनों को यूज लेने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी जितनी भी होती है उसको यूज करके भी प्राप्त की जा सकती है। तो उनके आधार पर भी बचतें प्राप्त होती हैं। ये बचतें उत्पादन तकनीक में सुधार के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इन बचतों के अंतर्गत उन्नत मशीनें, विशिष्टीकरण तथा आकार की कुशलता संबंधी बचतों को शामिल किया गया है। श्रम संबंधी भी बचतें भी होती है। ये बचतें श्रम विभाजन का परिणाम होती है। उत्पादन जितना अधिक होता है श्रम विभाजन भी उतना ही अधिक होता है। यह संभव होता है कि फलस्वरूप श्रमिकों की कार्यकुशलता भी बढ़ जाती है, जिससे प्रति इकाई लागत भी कम हो जाती है। विपणन संबंधी बचतें होती है। अच्छी मार्केटिंग करते हैं, अच्छा विज्ञापन करते हैं, अच्छे पैकेजिंग करते हैं तो उससे भी बचतें प्राप्त होती है। जैसे बिक्री की लागत कम कर दी आपने और कई प्रकार की लागतें कम कर दी, विज्ञापन की लागतें कम कर दी या पैकेजिंग की लागतें कम कर दी तो उससे भी बचतें प्राप्त होती हैं। कुछ प्रबंधकीय बचतें होती है। प्रबंधकीय बचतों में उत्पादन मात्रा में वृद्धि करने पर प्रबंध व्यय में वृद्धि होती है, कम अनुपात में होती है, जिसके प्रबंध के प्रति इकाइयाँ लागत गिरने लग जाती है। अच्छा मैनेजमेंट करने के कारण भी यूनिट कॉस्ट कम होने लग जाती है। ये हमारे औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है उसका जवाब आपको दिया। ठीक है, ये 4 कारण थे: तकनीकी कारण, श्रम संबंधी कारण, मार्केटिंग और प्रबंध। इसके बाद यही पिछले वाले का ही जवाब है। दूसरा प्रश्न है बड़े पैमाने की हानियाँ। बड़े पैमाने की हानियाँ या बड़े पैमाने की बचत बोलते हैं इसको। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने पर औसत लागत निरंतर गिरती नहीं रहती बल्कि एक सीमा तक ही कम हो जाती है। अर्थात दीर्घकाल में उत्पादन का एक ऐसा स्तर अवश्य आ जाता है जहां अविभाज्य साधनों का इष्टतम प्रयोग होने लगता है। उत्पादन के इस स्तर पर औसत लागत कम होकर न्यूनतम हो जाती है और उत्पादन का यह स्तर अनुकूलतम उत्पादन कहलाता है। यदि इस स्तर के बाद भी उत्पादन जारी रखा जाए तो पैमाने की हानियां प्राप्त होती हैं। हम जब आगे चल के पैमाने की बचत एक चैप्टर करेंगे, आगे चल के पैमाने के प्रतिफल वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इकाइयों को बढ़ाकर लागत को कम किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा तक किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर करेंगे तो हानियां प्राप्त होगी। ये अभी तक जो कुछ भी हम देख रहे थे ये अल्प। अब यहाँ से
बात करते हैं दीर्घकालीन लागत वक्र। दीर्घकालीन लागत वक्र होता क्या? होता क्या है, बेसिकली अल्पकाल तो कम अवधि होती है जिसमें सब कुछ परिवर्तन करना संभव नहीं होता, लेकिन अल्पकाल में स्थिर लागत तो स्थिर ही रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन संभव होता है। दीर्घकालीन इतनी लंबी अवधि होती है कि उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों में परिवर्तन होता है, क्योंकि अवधि बहुत लंबी होती है। दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि फर्म मांग के अनुसार अपने आकार व संगठन के पैमाने में आसानी से बदल सकती है। दीर्घकाल में सभी लागतें स्थिर न रहकर परिवर्तन हो जाती है। कोई भी लागत स्थिर नहीं रहती, क्योंकि स्थिर भी खुद परिवर्तन हो जाती है 5 साल बाद, 7 साल बाद, अवधि लंबी होने के कारण। दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति भी अल्पकालीन लागत वक्रों की भांति यू आकार की होती है, परंतु अल्पकालीन लागत वक्रों की अपेक्षा यह अधिक चपटी होती है। चपटी होने का मतलब है स्पेस ज़्यादा होता है। दीर्घकालीन वैकल्पिक अल्पकालीन वक्रों की एक श्रृंखला है जिसमें फर्म विभिन्न एक में प्रवेश करती है, अर्थात दीर्घकालीन लागत वक्र में कई अल्पकालीन लागतें होती, एक ही लॉन्ग टर्म लागत के अंतर्गत कई छोटी छोटी लागतों का समावेश हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, आपको बना के दिखाते हैं अभी। इसमें हमने क्या किया, ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट बनाई है। इसके अंदर छोटी छोटी हमने एक लॉन्ग टर्म बनाई है, इसमें छोटी छोटी एसएसी काट देते हैं। ये तो सारी लॉन्ग टर्म है, ये बड़ी वाली लॉन्ग टर्म है और छोटे वाली शॉर्ट टर्म है। एल का मतलब लॉन्ग, एस का मतलब स्मॉल। ये अल्पकालीन है, तो एक ही दीर्घकालीन के अंतर्गत कई अल्पकालीन लागतें काटी जा सकती है। इस प्रकार से बना के समझाया गया है। दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्तनशील लागतें नहीं होती, सारी ही सारी लागतें परिवर्तनशील ही होती है, कोई स्थिर नहीं होता। इसलिए एक लॉन्ग एवरेज कॉस्ट के अंतर्गत छोटी छोटी स्मॉल एवरेज कॉस्ट काटी जा सकती है। क्यों काटी जा सकती है? क्योंकि अवधि ज़्यादा होने के कारण किसी भी लागत में स्थिरता नहीं है, सारी लागतें परिवर्तनशील मान्य होगी। इसको आगे चल के हम देखेंगे। जितनी भी लागतें हमने आपको पढ़ाई हैं, टोटल 7 लागतें पढ़ाई हैं। उन 7 लागतों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी परीक्षा में अधिकांश समय पूछा जाता है। टेबल आती है, मिसिंग्स आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 7 लागतें कौन सी है। सबसे पहले टीसी। टीसी यानी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑलवेज दी गई रहती है। टोटल कॉस्ट जो होती है वो 2 पार्ट में बटी होती है। एक बटी होती है एफसी में, एक बटी होती है वीसी में। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो 3 लागतें तो ये हो गई, एफसी प्लस वीसी बराबर टीसी। अब इन तीनों के तीनों लागतों के आगे ए लगेगा तो वो बन जाएगी एटीसी, वो बन जाएगी एएफसी और वो बन जाएगी एवीसी। तो 6 लागतें हो गई। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, ये मैंने कल के वीडियो में समझाया था कि एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में यूनिट्स का भाग लगा दीजिए। एएफसी निकालने के लिए एफसी में इकाइयों का भाग लगा दीजिए। एवीसी निकालने के लिए वीसी में इकाइयों का भाग लगा दीजिए। तो ये 6 लागतें हो गई। और 7वीं और इम्पोर्टेंट लागत हो जाती है सबसे लास्ट, जिसको अपन मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। तो सीमांत लागत बेसिकली निकलती कैसे है, कल के वीडियो में बताया था। या तो वीसी का अंतराल ले लो या टीसी का अंतराल ले लो, ये दोनों अंतराल एक समान होंगे। अच्छा, वीसी का अंतराल निकाल लो चाहे टीसी का अंतराल निकाल लो। अंतराल का मतलब यह है पहली इकाई की टीसी कितनी आई, दूसरी इकाई की टीसी कितनी आई, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो तो वो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी, सीमांत लागत निकल जाएगी। सीमांत लागत से अभिप्राय कल के वीडियो में समझाया था, अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर जो अतिरिक्त लागत प्राप्त होती है वो सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो हम यदि 4 इकाई का उत्पादन करेंगे, 4 इकाई की हमारी जो टोटल कॉस्ट है, और फिर 5वीं इकाई का उत्पादन करेंगे और 5वीं इकाई की टोटल कॉस्ट है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। अब इस प्रकार से ये 7 लागतें हैं। एक टेबल है,
जिसमें सबसे पहले लिखा है TFC, टी आगे लगाया टोटल फिक्स कॉस्ट, नहीं लगाओगे तो भी फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। और दूसरा है TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको यह समझाया कि ये FC है, ये VC है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो अगला बन जाएगा TC। तो FC 100 है। FC वो होती है जो 0 इकाई के उत्पादन में भी 100 होती है, 1 इकाई के उत्पादन में भी 100 होती है, 10 इकाई के उत्पादन में भी 100 होती है। ये पिछले वीडियो में ढंग से समझाया गया कि फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स रहती है, उत्पादन का लेवल चाहे 0 हो चाहे पूर्ण हो, हमेशा स्थिर रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो 0 इकाई पर 0 होती है। अब जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे इनकी लागतें बढ़ती चली जाती है वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा उत्पादन हुआ, ज़्यादा कॉस्ट आ गई, इन दोनों कॉस्टों को हमने जोड़ा तो MC बन गई, TC बन गई। देख लीजिए आप, 100 और 139 को जो 100 और 39 को जोड़ा तो 139 होगा, 100 और 60 जोड़ा 160 होगा, 100 और 69 जोड़ा 169 होगा, 100 में 72 जोड़े 172 होगा, 100 में 75 जोड़े 175 होगा, 100 में 84 जोड़े 184 होगा, 100 में 105 जोड़े 205 होगा, 100 में 144 जोड़े 244 होगा, 100 में इस तरह से ये तीनों लागतें बन गई। अब बात आती है तीनों FC, तीनों एवरेज कॉस्ट। तो तीनों एवरेज कॉस्ट का सूत्र बताया। जैसे AFC की बात करते हैं तो AFC के बारे में ये बताया कि FC जो भी है उसमें इकाइयों का भाग लगा दीजिए FC। तो FC है आपकी ये 100, तो 100 में 0 का भाग लगाइए 100 आएगा, 100 में 1 का भाग लगाइए 100 आएगा, 100 में 2 का भाग लगाइए 50 आएगा, 100 में 3 का भाग लगाइए 33 आएगा, 100 में 4 का भाग लगाइए 25 आएगा, 100 में 5 का लगाइए 20 आएगा, 100 में 6 का लगाइए 16 आएगा, 100 में 7 का लगाइए, 100 में 8 का लगाइए, 100 में 10 का लगाइए। इस तरह से AFC निकल गए। समझ में आया? देन आफ्टर AVC के बारे में क्या बताया कि AVC कैसे निकलेगी। तो आपकी जो VC है इस VC में इकाइयों का भाग लगा दीजिए, AVC बराबर VC बट्टा यूनिट्स। तो VC कितनी है? 0 है, 0 आएगा। 39 में 1 का भाग लगाएंगे, ये देखिए ये 39 है, इस 39 में 1 का भाग लगाया 39 आई, 60 में 2 का भाग लगाया 30 आई। आ रही है समझ में? 69 में 3 का भाग लगाया 23 आई, 72 में 4 का भाग लगाया 18 आई, 75 में 5 का भाग लगाया 15 आई, 84 में लगाया 14 आई, फिर 15 आई, फिर 18 आई, फिर 28 आई, फिर 30 आई। ये बात अभी हो रही थी पिछले पेज में, जिसमें ये बताया गया था कि AVC की जो आकार होता है वो U आकार का होता है। तो आप देखिए प्रारंभ में 39 है, फिर घट घट के एक लिमिट तक ये 14 पे आएगा, 14 के बाद वापस ये बढ़ना शुरू हो गया। तो जब एक लिमिट के बाद ये घटना शुरू हो जाएगा तो ऑलवेज यू आकार का बनेगा। ये उसका जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ। प्रश्न था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यू आकार की क्यों होती है। तो यू आकार का होने का कारण यह है कि इकाइयों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट उस गति से नहीं बढ़ पाती जिस गति से बढ़नी चाहिए। तो ये AVC निकल गए। तो पहले आपने AFC निकाल दी, फिर AVC निकाल दी, फिर आप AC निकाल रहे हैं। AC का मतलब TAC से। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में इकाइयों का भाग लगा दीजिए इसमें या इन दोनों को जोड़ दीजिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दीजिए तो भी ये निकल जाएगा, या भाग लगा दीजिए तो भी निकल जाएगा। दोनों तरीके से निकल जाएगा। 100 और 129 को जोड़ दीजिए 139 हो जाएंगे, 50 और 30 को जोड़ दीजिए 80 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए ये 18 और 25 को जोड़ दीजिए 43 हो जाएंगे, 20 और 15 को जोड़ दीजिए 35 हो जाएंगे। एक तरीका तो है निकालने का ये। दूसरा तरीका यह है कि AC बराबर TC बट्टा इकाइयाँ। तो TC आपकी 100 में 1 का भाग लगाइए ये आएगा, 139 में 1 का भाग लगाइए यही आएगा, 160 में 2 का भाग लगाइए, 160 में 2 का भाग लगाइए, 169 में 3 का लगाइए, 172 में 4 का लगाइए। इस तरह से लगाते चले जाइए तो भी आ जाएगा। ये तो हुई 6 लागतें। सातवीं आती है सबसे इम्पोर्टेंट MC के बारे में ये बताया कि MC का आंकलन होगा VC के अंतराल से। तो आपकी VC कितनी आ रही है? तो आपकी VC आ रही है ये, पहले में 0 आएगा, फिर 39 का
ये 39 और 61 का जो अंतर है ये अंतर आएगा 21। फिर 60 और 69 का अंतर है 9, तो ये आएगी 9। फिर इन दोनों का अंतर है 3, तो ये आएगी 3। फिर ये 3, ये भी प्रारंभ में ज़्यादा होती है, फिर एकदम से नीचे आके यूं ऊपर चढ़ेगी वापस। MC की रेखा कल के वीडियो में समझाया था कि प्रारंभ में तो एक बार नीचे आएगी, फिर एकदम से ऊपर जाएगी। ये MC का आकार हमेशा ऐसा होता है और AC का आकार हमेशा ऐसा होता है। ये MC निकालने का तरीका क्या है? VC में अंतराल, आपकी VC है उसमें अंतराल, या आप चाहो तो TC में अंतराल निकाल लो तो भी सेम आएगा। TC है आपका 100 और 39, तो 39 आएंगे, 139 और 160 का अंतर 21 आएगा। क्योंकि TC और VC में अंतराल केवल फिक्स कॉस्ट के एडिशन का है, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, तो दोनों सेम ही आएंगे। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और आपको बहुत आसानी से ठंडे दिमाग से इसका जवाब देना है और ये निकल जाएंगे। और ये 7 नंबर के प्रश्न में पूरे 7 नंबर आएंगे, एक भी नंबर आपका कटना नहीं है। इसको ढंग से तैयार करें। इसकी एक और दूसरी टेबल सेम वैसे की वैसे आपके प्रैक्टिस के लिए दी गई है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें TFC 50 दी गई है सब जगह, TVC दी गई है 40, तो TC कैसे बन गई? तो दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपकी TC बन जाएगी। फिर AFC निकालनी है, AFC निकालने के लिए FC में इकाइयों का भाग लगा दीजिए। फिर AVC निकालनी है तो VC में इकाइयों का भाग लगा लीजिए। फिर AC निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपकी AC निकल जाएगी। नहीं तो TC में इकाइयों का भाग लगा दीजिए, टोटल कॉस्ट में इकाइयों का भाग लगा दीजिए, AC आ जाएगी। रही बात MC की, तो MC तो वैसे ही आएगी जैसे या तो VC का अंतराल निकाल लो या TC का अंतराल निकाल लो। क्लियर? इस प्रकार आज के वीडियो में हमने विभिन्न लागतों के आपसी संबंधों के बारे में परिचर्चा की। इसको ढंग से तैयार करें, परीक्षा में प्रश्न अधिकांश वर्ष आ जाता है और बड़ी आसान सा प्रश्न है जिसका आसान सा जवाब है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।